नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत द्विवेदी अपने यूट्यूब चैनल पर आज आप लोग को लाइट बताने वाला हूं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्लास 10th वालों के लिए भी। और जो लोग सुपर टेट का पेपर देंगे उनके लिए तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ही। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये सुपर टेट के लिए है या फिर जूनियर वालों के लिए जो जूनियर का पेपर टीटी का देने वाले हैं। तो देखिए प्रकाश क्या होता है। पहली बात तो यहाँ एक इम्पॉर्टेंट लाइन ये है कि स्पीड की जो चाल होती है ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यानी प्रकाश की जो है स्पीड होती है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, लेकिन कहाँ, निर्वात में। ये इम्पॉर्टेंट है। अब प्रकाश की एक छोटी सी डिफिनेशन इसको सीख लीजिए। प्रकाश एक ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? प्र, प्रकाश एक ऊर्जा है। प्रकाश एक ऊर्जा है जो किसी वस्तु दिखाने के योग्य बनाता है। जो कोई भी वस्तु दिखाने के योग्य बनाता है। ठीक है, ये सबसे अच्छी डिफिनेशन है कि प्रकाश एक ऊर्जा है जो किसी, यानी जो कोई भी वस्तु दिखाने के योग्य बनाता है। प्रकाश मतलब डुअल नेचर रखता है। प्रकाश जो डुअल नेचर का होता है, जिसमें पहला है कण की तरह व्यवहार करता है। ये इम्पॉर्टेंट है सुपर टेट और टेट के लिए। पहला नेचर क्या है? कण की तरह व्यवहार करता है। दूसरा क्या है? तरंग की तरह। कण की तरह, तरंग की तरह। प्रकाश की ये जो डुअल प्रकृति होती है, इसको सबसे पहले किसने बताया? ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो डी ब्रॉगली ने बताया। डी ब्रॉगली ने बताया था कि प्रकाश जो है डुअल नेचर का होता है। अब वो कौन कौन सा होता है, ये वर्ड आप लोग ध्यान से सुनते भी रहिएगा। और जो सुपर टेट या टीटी जूनियर वाले हैं वो इन वर्डों पर फोकस करते रहिए। फिर देखिए अब कौन कौन से होते हैं। एक होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव और एक होता है ट्रांसवर्सल वेव। अब इसका मतलब हिंदी क्या होता है? अनुदैर्ध्य तरंग। खास करके जितने लोग पीसीएस का भी पेपर दे रहे होंगे उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। अनुदैर्ध्य तरंग, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ तरंग होता है। इसके एग्जाम्पल जैसे स्प्रिंग है, इसमें क्या है? रस्सी। फिर माध्यम अगर देखा जाए तो लिक्विड, गैस और सॉलिड, ये तीनों में होता है कौन? लॉन्गिट्यूडिनल वेव जो होता है ये लिक्विड में भी, गैस में भी और सॉलिड में भी। अब क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव या अनुदैर्ध्य तरंग निम्न में से किस माध्यम में गति करते हैं? तो लिक्विड, गैस, या किस माध्यम में गति नहीं करती हैं? लिक्विड, गैस, सॉलिड। और चौथा ऑप्शन होगा निर्वात। तो आप किस पर क्लिक करेंगे? निर्वात पर। लॉन्गिट्यूडिनल वेव क्या होते हैं इनको थोड़ा समझा जाए। जब तरंग गति और अक्ष के बीच का कोण 0 अंश हो। देखो कितनी अच्छी डिफिनेशन है कि जब तरंग गति और अक्ष के बीच का कोण 0 अंश होता तो ऐसी तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। जैसे साउंड, फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल भी साथ में है, जैसे साउंड। इसके बाद में ट्रांसवर्सल वेव, ये क्या होता है? जब तरंग गति और अक्ष के बीच का कोण 90 एंगल। देखो दोनों में डिफरेंस कितना है, लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसवर्सल यानी अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ तरंग में। तो देखिए लॉन्गिट्यूडिनल यानी अनुदैर्ध्य तरंग जो होते हैं इसमें 0 अंश का कोण बनता है, अक्ष के बीच का कोण 0 अंश है। जबकि ट्रांसवर्सल में कितना होता है? 90 एंगल होता है। जैसे लाइट, प्रकाश, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंग। अगर आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और अपना अच्छे से नोट बना लीजिए। फिर देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होते हैं? ये अनुप्रस्थ तरंगों का एक प्रकार है। किसका? अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य मतलब लॉन्गिट्यूडिनल, और ये ट्रांसवर्सल वाले के एक भी प्रकार है। मतलब ये निर्वात में भी गति करता है। एक प्रकार है जिसमें एक तरंग दो भिन्न अक्षों पर गति करते हैं। देखिए आपको दिखा दिया गया है यहाँ, बाई फिगर से भी देख लीजिए। ये देखिए अब एक ये ऐसे भी गति कर रहे हैं, दूसरा इस टाइप से भी गति हो रही है। तो मतलब एक ही वेव दोनों तरीके से गति करती है। और इसको एक्स वाई जेड, ये देखिए एक्स एक्सिस है, ये वाई है और ये जेड एक्सिस है। तो यहाँ से अब परावर्तन क्या होता है? परावर्तन देखिए सबसे अच्छे से रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है? देखो सीधी सी बात है, परावर्तन जब एक मतलब मान लीजिए कोई वस्तु अनंत पर रखी होती है, वहाँ से वो आने के बाद
इसको थोड़ा हम और अच्छे से बताते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा। देखिए परावर्तन क्या है, मान लीजिए कोई किरण आ रही है, आपतित किरण है, जब ये एक मीडियम से टकराती है, टकराने के बाद जब ये परावर्तित जो होती है, यानी आपतित किरण और परावर्तित किरण, इसको थोड़ा और सही से बनाया है। जैसे मान लीजिए कोई किरण आ रही है, ये वापस होती है, और ये जो बीच वाला है इनको अभिलंब बोला जाता है। तो ये है आपतित किरण। क्या है? आपतित किरण। आपतित किरण। ये है परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। और ये क्या है? अभिलंब। अभिलंब। ये प्रकाश के परावर्तन के नियम है। इनका कोण, अगर मान लीजिए ये आपतन कोण आई है, अगर ये आपतन कोण आई है और ये परावर्तन कोण आर है, तो क्या होता है कि आपतन कोण आई बराबर आपतन को परावर्तन कोण आर, ये दोनों बराबर होते हैं। फिर इनकी एक प्रॉपर्टी होती है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही पॉइंट पर होते हैं। यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही पॉइंट पर होते हैं। तो वही चीज़ इसको प्लेन मिरर पर एक दिखाया गया है। ये देखिए आपतित किरण है, ये आपतित किरण है, इधर आके ये परावर्तित हुआ है, ये बीच में अभिलंब है। ये आपतित किरण को एंगल आई और परावर्तित को एंगल आर प्लेन मिरर पर दिखाया गया है। तो चलिए इनके क्या है? प्रकाश, प्रकाश का किसी माध्यम में टकराकर अपने ही माध्यम में वापस आना प्रकाश का परावर्तन। सोचे कितनी अच्छी डेफिनेशन है छोटी सी। प्रकाश का किसी माध्यम में टकराकर अपने ही माध्यम में वापस आना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। परावर्तन का प्रथम नियम क्या है ये देख लीजिए। आपतित किरण, अभी जो मैंने बताया था, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल यानी सतह पर होते हैं। ये पहला पॉइंट है। ये पहला पॉइंट है आपका। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा नियम ये लिखा भी है परावर्तन का दूसरा नियम, एंगल आई यानी आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के, परावर्तन कोण के बराबर होता है। अब यूज देखा जाए, इनका प्रयोग कहाँ है? दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, जैसे दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, फिर रंग विभेद करना, इसमें इनका प्रयोग किया जाता है दर्पण में। जैसे हम लोग शीशे जो देखते हैं जिसमें चेहरा हम लोग सुबह सुबह देखते हैं, तो वो दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। फिर रंग विभेद करना, क्योंकि हमारा प्रकाश उस पर इमेज पड़ता है, फिर वहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाता है। रंग विभेद करना यहाँ में प्रयोग किया जाता है। अपवर्तन क्या है? यहाँ से भैया देख लीजिए। अपवर्तन के बारे में थोड़ा बहुत देख लिया जाए। देखिए आपतित किरण, आपतित किरण, और ये देखिए एक डेंसिटी, एक मीडियम इधर है D1 D2 है। मैंने एक साइड में मीडियम में एयर लिया है, दूसरे में वाटर है, फिर दूसरे वाले में वाटर हो गया है और ये मैं ले लिया हूँ। तो ये बाई फिगर आप सारी चीज़ें यहाँ से देख सकते हैं। ये प्रतिबिंब है, फिर यहाँ ये एंगल बन रहा है, डेंसिटी। चलिए भिन्न भिन्न घनत्व के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश के जाने पर प्रकाश के पथ में विचलन अपवर्तन कहलाता है। तो भिन्न भिन्न घनत्व के, देखिए डेंसिटी, जैसे मान लीजिए मैंने एक एयर लिया, एक वाटर लिया। मान लीजिए एयर की जगह पर, वाटर की जगह पर मैं एक तरफ एयर ले लूँ, दूसरी तरफ वैक्यूम ले लूँ, यानी निर्वात ले लूँ, वहाँ भी प्रकाश तो गति करता है। ऐसे एग्जाम्पल हो गया। दूसरा मान लीजिए मैं एक सरफेस को कांच ले लेता हूँ, दूसरी तरफ मैं हवा ले लेता हूँ या वाटर ले लेता हूँ, तब भी एक हो जाएगा। तो डेंसिटी, सबकी डेंसिटी अलग अलग होती है। देखो निर्वात के कंपेरिजन में एयर वाले में डेंसिटी ज़्यादा होती है, और एयर और वाटर के कंपेरिजन किया जाए तो वाटर में डेंसिटी ज़्यादा होती है। फिर वाटर और कांच में किया जाए या एयर और कांच में किया जाए तो इन दोनों के कंपेरिजन में कांच की डेंसिटी थोड़ा ज़्यादा होती है। तो वही डेंसिटी की चर्चा हो रही है। फिर अपवर्तन का यानी भिन्न भिन्न घनत्व, घनत्व मतलब घनत्व ज़्यादा होता है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश के जाने पर प्रकाश के पथ में विचलन अपवर्तन कहलाता है। फिर देखो अपवर्तन का प्रथम नियम क्या है? आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। फिर अपवर्तन का द्वितीय नियम क्या है? साइन, इसको स्नेल लॉ भी बोलते हैं। अपवर्तन का दूसरा नियम जो है इसको स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। तो साइन आई अपान साइन आर, साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट होता है। अब साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू रिफ्रैक्शन इंडेक्स, यन जो है रिफ्रैक्शन इंडेक्स यानी अपवर्तनांक कहलाता है। साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू यन, यहाँ
d2/d1, मतलब ये डेंसिटी से रिलेटेड है। अपवर्तन की दो परिस्थितियाँ होती हैं। फर्स्ट है क्या है कि विरल से सघन, मतलब फर्स्ट यानी एंगल आई, आपतित कोण, आपतन कोण और परावर्तन कोण। आपतन कोण बड़ा होगा परावर्तन कोण से, टूवर्ड्स द नॉर्मल, अवलंब की ओर। सेकंड है कंडीशन सघन से विरल, इसमें आपतन कोण छोटा हो परावर्तन कोण बड़ा हो, अवे फ्रॉम नॉर। ये भैया इंपॉर्टेंट है, ये दोनों पॉइंट आप इस पर थोड़ा फोकस कर लेना। और जो लोग अगर इसको ध्यान से देख रहे हैं, रियल में देख रहे हैं, वो इन पॉइंटों को समझ लीजिए, उनके लिए सुपर टेट में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सुपर टेट या जूनियर का टीटी जो लोग दे रहे होंगे। जैसे फर्स्ट कंडीशन क्या है कि जब विरल से सघन, जब विरल में यानी आपतन कोण जो होगा वो ज़्यादा होता है परावर्तन कोण से, टूवर्ड्स द मिरर यानी अभिलंब की ओर। अभिलंब जैसे मान लीजिए एक ये अभिलंब है कि नहीं है, तो अब देखो जैसे ये कोई किरण आ रही है, ये अभिलंब, तो ये इसको इधर अगर जाना है, एक मिनट थोड़ा साफ बनाएं तो ज़्यादा सही रहेगा। अगर मान लीजिए एक कोई एक किरण है, अब ये इनका अभिलंब है, थोड़ा ये एक अभिलंब है। अब यहाँ से कोई एक किरण आ रही है, इनको जाना इधर चाहिए, लेकिन जब विरल से सघन में आएगी तब ये इधर ना जा करके, यानी ये इनको जाना चाहिए, इधर ना जा करके ये किधर जाएंगी, ये थोड़ा अवलंब की तरफ झुक जाएंगे, इधर आएंगे, ये इधर आ जाएंगे। ठीक है। फिर अगर मान लीजिए सघन से विरल की तरफ जा रही हैं, तो ये भैया जो है अपने अभिलंब से दूर होने, अवे फ्रॉम मतलब नॉर्मल। इसको एक चित्र देख लीजिए, ये चीज़ समझ में आया होगा। और जिसको रियल में यार सच में पेपर देना है उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, समझ लीजिए। एक मिनट, ये सब सारे लकीर पहले हटा दिया जाए। अब देखो जैसे मान लीजिए एक कोई ये अभिलंब का काम कर रहा है, तो अब यहाँ से कोई एक रेज आएगी, तो देखो इनको जाना चाहिए इस पर, ऐसे जाना चाहिए, लेकिन अभी जाएंगे किधर, इधर ऐसे निकल जाएंगे। तो ये देखो अभिलंब से दूर हट गई कि नहीं, आ गई, ये इनका अभिलंब है, तो अभिलंब से दूर हट गई, एंगल आई हो जाएगा और ये एंगल आर हो जाएगा। तो एक ये तरीका है। तो देखो फर्स्ट कंडीशन क्या है कि जब विरल से सघन की तरफ जाएगी उस टाइम एंगल आई जो होगा वो बड़ा होगा एंगल आर से। ठीक है, एंगल आई जो है वो बड़ा होगा एंगल आर से, इन टू वेव द नॉर्मल्स, अवलंब की ओर। फिर सेकंड कंडीशन है सघन से विरल, यानी जब एंगल आई होगा तो एंगल आई जो होगा वो छोटा होगा एंगल आर से, अवे फ्रॉम नॉर्मल्स। ये दो वर्ड इसमें एक इम्पॉर्टेंट है, याद रखना, ये किए और ये किए। फिर इसके बाद में पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इसको अच्छे से फोकस करना। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR, ये अपवर्तन की एक विशेष परिस्थिति है। यह अपवर्तन की एक विशेष परिस्थिति है जिसमें दो स्थितियां होनी चाहिए। पहला है सघन से विरल, यह अपवर्तन की विशेष परिस्थिति है जिसमें दो स्थितियां होनी चाहिए। पहला है सघन से विरल, एक कोई मीडियम होना चाहिए। फिर दूसरा है क्रांतिक कोण, यानी क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए, से ज़्यादा होना चाहिए। क्रांतिक कोण का वो मान जिसे, यानी एंगल आई यानी आपतन कोण का मान परावर्तन के, आपतन कोण का मान कम होगा परावर्तन कोण से, या 90 अंश से कम होगा, सीधी सी बात है। इसको अगर फिर से एक बार समझा दें, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन में सबसे क्या है, यह अपवर्तन की एक विशेष परिस्थिति है। इसमें इसको होने के लिए स्थितियों में होना चाहिए। पहला है सघन से विरल, यानी मान लीजिए कोई कांच से फिर हवा में या हवा से निर्वात में। दूसरा स्थिति क्या है कि इसका जो क्रांतिक कोण होगा, मतलब क्रांतिक कोण जो है एंगल आई, क्रांतिक कोण ज़्यादा होना चाहिए। तो क्रांतिक कोण यहाँ देखो चित्र से समझो ज़्यादा सही है। जैसे x इज ग्रेटर देन 0। फिर एग्जाम्पल जैसे
रेगिस्तान सड़क, फॉर्मेशन रेगिस्तान की सड़क जैसे प्रिज्म, डायमंड, फिर ऑप्टिकल फाइबर में। ये भैया एग्जाम्पल आप लोग के लिए इम्पॉर्टेंट है। रेगिस्तान की जो सड़क, प्रिज्म, डायमंड, ऑप्टिकल फाइबर, दर्पण द्वारा परावर्तन, इनको देख लो। दर्पण जैसे वक्रता दर्पण द्वारा परावर्तन कैसे होता है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। तो ये भैया आप अब तक मिरर से देखते थे, अब दर्पण से, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। तो देखिए ये अवतल दर्पण का चित्र है। इसमें अगर वस्तु, इसके बारे में थोड़ा समझा दें कि अगर वस्तु अनंत पर रखी है, ये भी आप पढ़ोगे भी, तो ये वाले मुख्य अक्ष होता है, यहाँ पर एक पोल होता है, पोल के बाद में यहाँ कोई अगर मान लीजिए वस्तु रखी है, तो ये जब रिफ्लेक्शन होकर के यहाँ एक एफ होता है, कैपिटल एफ, इसको फोकस बिंदु कहते हैं। और कैपिटल एफ से और पी के बीच की जो दूरी होती है उसको स्मॉल एफ यानी फोकस दूरी कहा जाता है। एक यहाँ पर सेंटर होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इनके बीच की जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, बीच की जो दूरी होती है, इसको एक वस्तु बोला जाता है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट होता है, इनका जो चित्र बनता है, इस जगह पर एक कोई मिरर होता है यानी इमेज। तो चलिए अभी इसको समझोगे भी। इनके कुछ देखिए, अब अवलंब दर्पण द्वारा परावर्तन यानी अवतल दर्पण द्वारा परावर्तन। अब देखिए ये वाई फिगर से आप लोग समझ लीजिए। मैंने बताया था कि सी यहाँ है, सी मतलब फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, एफ मतलब फोकस होता है, रेडियस त्रिज्या, सेंटर यानी वक्रता केंद्र, और सेंटर ऑफ फोकस के बीच में जो रिलेशन होता है वो आर बराबर 2f होता है, या एफ बराबर r/2, आर बराबर 2f होता है। या तो यहाँ से एफ यानी फोकस दूरी निकाला जाए तो रेडियस आधी होती है। एक ये इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। अब देखिए ऑब्जेक्ट, यहाँ से सारी चीज़ें आप समझ सकते हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आप लोग के लिए। देखिए जब वस्तु अनंत पर रखी होगी तब इमेज फोकस पर बनेगी, और वो रियल होगा, उल्टा होगा तथा छोटा होगा। जब वह सी के पीछे होगा यानी त्रिज्या, यानी जहाँ सेंटर है, सेंटर से अगर पीछे होगा तब ये फोकस और सेंटर के बीच में, एफ और सी के बीच में बनेगा। और वस्तु रियल, इन्वर्टेड और छोटा यानी वास्तविक, उल्टा और छोटा होगा। जब ये वस्तु फोकस यानी सेंटर पर होगी उस समय इमेज भी सेंटर पर बनेगा, और ये रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, सेम साइज का होगा यानी वास्तविक होगा, उल्टा होगा और बराबर आकार का होगा। जब ये फोकस और सेंटर के बीच में होगा तब ये सेंटर के पीछे बनेगा चित्र, और रियल होगा, उल्टा होगा तथा बड़ा होगा। अब जब फोकस पर होगा तब वस्तु जो है प्रतिबिंब जो है अनंत पर बनेगा, और वास्तविक होगा, उल्टा होगा तथा बहुत ज़्यादा बड़ा होगा। जब ये वस्तु पोल यानी ध्रुव पर होगा तब ये देखिए पीछे बनेगा चित्र। यहाँ से आप समझ भी सकते हैं। देखिए मान लेते हैं कि ये वस्तु कुछ अनंत पर है, ये वाली वस्तु जो है, ये वाली, ये अनंत पर है। जब ये वस्तु अनंत पर है तो इनकी इमेज कहाँ बन रही है, यहाँ बनेगी फोकस पर, यहाँ फोकस पर बनेगी। जब वस्तु थोड़ा उसके पास में होगा, सेंटर से थोड़ा दूर और अनंत से पास में होगा, तब ये फोकस पर बनेगा। जब ये और ज़्यादा यानी सेंटर पर वस्तु आ जाएगी तब उसका प्रतिबिंब भी यही सेंटर पर बनेगा। जब वस्तु जो है सेंटर और फोकस के बीच में आ जाएगी तब प्रतिबिंब सेंटर से थोड़ा दूर बनेगा इमेज। और जब ये सेंटर यानी वस्तु जो है फोकस पर आ जाएगी तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। और जब ये फोकस और पोल के बीच में जब आया जाएगा तब प्रतिबिंब इनका पीछे बनेगा, सीधा बनेगा। ये देखिए वर्चुअल, ठीक है, और थोड़ा बड़ा बनेगा दर्पण के पीछे। तो ये इनके कुछ नियम हैं। थोड़ा अगर आप लोग इजाज़त दें तो मैं इसको और अच्छे से समझा दूं। जैसे मान लीजिए एक चित्र है, मान लीजिए कोई दर्पण है। अब यहाँ पर एक
एक कोई यहाँ पोल है, ध्रुव, यहाँ पर एक वस्तु मान लीजिए कोई अनंत से है, अनंत से वस्तु आते हुए टकराई यहाँ पर, टकराने के बाद एक कोई यहाँ फोकस होगा, ठीक है, अनंत से वो आने वाली वस्तु, यही उसका इमेज जो है यहीं पर कहीं आके वो फोकस पर ही बनेगा, बिल्कुल छोटा बिंदु के आकार का होगा, वास्तविक होगा, बिंदु के आकार का होगा और उल्टा बनेगा, ठीक है। फिर यहाँ कोई मान लीजिए सेंटर है, तो यहाँ से हट करके अब चित्र कहाँ देखो बनेगा, अब ये चित्र जो है अनंत पर ना होकर के थोड़ा सेंटर से थोड़ा दूर बनेगा, यानी यहाँ पर मान लीजिए वस्तु है, अब ये प्रतिबिंब जो है ये हट करके फोकस पर न बन करके सेंटर और फोकस के बीच में बनेगा, यानी इसका इमेज कहीं यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर बनेगा, ये इमेज आई है, मान लीजिए थोड़ा ये है, ये बी है, तो यहाँ पर क्या होगा बी डैश और ये डैश हो जाएगा, थोड़ा यहाँ पर बनेगा। जब वस्तु करेक्ट सेंटर पर आ जाएगी तो इमेज भी, अब एक मिनट रुको, जब वस्तु सेंटर पर आ जाएगी, यहाँ मान लीजिए कोई सेंटर सी है, जब वस्तु यहाँ पर होगा तब प्रतिबिंब भी देखो कहाँ बनता है, ये टकरा करके ऐसे आएगा और ये यहाँ से टकरा करके ये ऐसे आएगा, यानी प्रतिबिंब भी थोड़ा ये यहाँ से कटा, लेकिन ये प्रतिबिंब थोड़ा भी यहीं पर बनेगा और वस्तु के बराबर इसका प्रतिबिंब बनता है। फिर अगर वस्तु सेंटर और फोकस के बीच में है, वस्तु अगर सेंटर और फोकस के बीच में है तब देखो क्या होता है, मान लीजिए कोई सेंटर है और यहाँ फोकस है, वस्तु जब यहाँ है तब ये प्रतिबिंब सेंटर से थोड़ा दूर बनेगा ऐसे जा करके, और ये ऐसे कट करके कहीं देखो यहाँ सेंटर है, यहाँ सेंटर है, प्रतिबिंब यहाँ बनना है, अगर ये मान लीजिए ये है और ये बी है तो ये क्या होगा बी डैश और ये डैश, पहली बात तो इस वस्तु से ये उल्टा बनना है प्रतिबिंब, क्योंकि ये देखो यहाँ है बी यहाँ है, इसका अपोजिट बी यहाँ हो गया, ये यहाँ हो गया, तो उल्टा बनना है। दूसरी बात ये वस्तु से बड़ा भी बनना है, सीधा भी है, वस्तु से बड़ा भी है, सॉरी सीधा नहीं उल्टा है। अब देखिए जब वस्तु फोकस पर ही रखी रहेगी, जब वस्तु फोकस पर रखी रहेगी यानी यहीं पर रखी है, तब ये प्रतिबिंब जो है कहीं अनंत पे कहीं जाके मिलेगा ही नहीं, तो कहीं ये अनंत पे जाके मिलेगा, और जब अनंत पे मिलेगा तो बहुत बड़ा ये प्रतिबिंब बनेगा, इसका प्रतिबिंब का आकार जो होगा वो बहुत बड़ा होगा। और देखिए जब ये वस्तु फोकस और पोल यानी ध्रुव के बीच में होगा तो प्रतिबिंब इनके पीछे बनता है, सीधा बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा। चलिए ये आप समझ भी गए होंगे, अगर नहीं समझ पाए तो आप यहाँ देखिएगा, धीरे धीरे अभी आपको सारी चीज़ें समझ में आएगा। अब अन्य दर्पण द्वारा प्रतिबिंब, अन्य दर्पण द्वारा अगर प्रतिबिंब देखा जाए तो देख लीजिए अन्य दर्पण के उपयोग क्या हैं। साइड मिरर ऑफ व्हीकल्स यानी जो टू व्हीलर्स होते हैं उनके साइड बगल में लगाया जाता है। फिर लार्जर ऑब्जेक्ट स्मॉल इमेज यानी बहुत बड़ा वस्तु हमको छोटे छोटे में दिखाई देता है, इसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। लेंस, कॉनकेव लेंस यानी अवतल लेंस और कॉन्वेक्स लेंस उत्तल लेंस। लेंस क्या होते हैं, ऑलवेज वर्चुअल, रियल वर्चुअल। लेंस द्वारा अपवर्तन, कॉनकेव लेंस यानी सेम एज कॉनकेव मिरर। ये कैसे कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस कॉनकेव मिरर की तरह, और कॉनकेव लेंस कैसा है कॉन्वेक्स की तरह। इनके एक फार्मूले हैं, ये फार्मूले बहुत ज़्यादा ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन आप चाहें तो देख लीजिए, मे भी क्वेश्चन आ ही जाए। तो देखिए 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। v का डिस्टेंस बिटवीन इमेज और डिस्टेंस बिटवीन इमेज और टू लेंस, और u क्या है डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट टू लेंस। अब LHS टू लेंस निगेटिव होगा RHS में, मतलब LHS लेफ्ट हैंड साइड में निगेटिव होगा। क्यों कैसे होता है वो मैं थोड़ा समझा दूँ आप लोग को। देखिए जैसे मान लीजिए कि आपको पता है कि इसमें यानी फर्स्ट कोऑर्डिनेट में सारी चीज़ें पॉजिटिव होती हैं, ऑल पॉजिटिव। इसमें अब देखो
जो इमेज बनेगा कुछ ऐसे बनेगा कि नहीं बनेगा। तो इनका जहाँ पोल होगा, 1 मिनट, इनका जहाँ पोल होगा वहाँ से देखिए क्या होता है। जिससे इनका जो पोल होगा, एक मान लीजिए कोई इमेज है, अब जैसे मैंने समझाया, यहाँ से देखिए कोई पी है, एक कोई पी होगा यहाँ पर। अब इसी की बिल्कुल रेफरेंस में निकाला जाए ऐसे, तो यहाँ क्या होता है, इसमें आल पॉजिटिव होता है। अब वस्तु यहाँ होगा, इमेज इधर बनेगी बहुत ज़्यादा केस में। तो उसके लिए बताया गया कि अब देखो ये राइट हैंड साइड हो गया, RHS है, ये LHS है। तो वही समझने के लिए बताया गया कि RHS जो होगा वो पॉजिटिव होगा और LHS जो होगा वो निगेटिव होगा। तो वही चीज़ लिखा है कि LHS टू लेंस निगेटिव और RHS टू लेंस पॉजिटिव। यहाँ पर बीज पॉजिटिव रियल और ये निगेटिव वर्चुअल है। कॉन्वेक्स लेंस के लिए फार्मूला देख लीजिए, एक सवाल इन्होंने समझाया है। देखिए कॉन्वेक्स में क्या है कि एफ यानी फोकस बराबर 20 सेंटीमीटर और यू बराबर 40 सेंटीमीटर, तो हमको वी प्राप्त करना है। तो यहाँ से देखिए 1/v हो जाए, देखो 1/f 1/v, बी हमको प्राप्त करना था। बी देखिए थोड़ा हम समझा दें, 1/f यानी 1/20 सेंटीमीटर, और इधर ये क्या हो जाएगा 1/v, 1/v मुझे ज्ञात करना है, और ये हो जाएगा 1/40। तो 1/v देखो अपने आप में रहेगा, इधर ये माइनस है तो ये जब बराबर की इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 1/20 प्लस 1/40 बराबर क्या हो जाएगा 1/b। तो 20 और 40 जब एलसीएम लिया जाएगा तो 40 आएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 20 दूना 40 यानी 2 - 1/40 बराबर 1/v। तो यहाँ से v बराबर क्या आ जाएगा 40, 2 में से 1 जाएगा, तो v बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा 40, और पॉजिटिव होगा इसलिए ये रियल होगा, सॉरी पॉजिटिव नहीं होगा, हाँ पॉजिटिव ही होगा। 1 मिनट, पॉजिटिव होगा इसलिए ये रियल हो जाएगा। अब ये कॉन्वेक्स का था, अब कॉनकेव लेंस देख लीजिए। कॉनकेव लेंस में क्या आ जाएगा, क्योंकि ये निगेटिव होते हैं, निगेटिव होता है, तो यहाँ पर 1/20 माइनस में होगा, 1/40 भी माइनस में होगा, दोनों 3 हो जाएगा। और जब v बराबर निकालोगे तो 40/3 13.3 होगा, और ये वर्चुअल होगा। फिर यहाँ लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस, p बराबर 1/f होता है। p है वो डायप्टर है, इसमें पावर ऑफ कॉनकेव लेंस निगेटिव होता है, पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस ये पॉजिटिव होता है। पावर ऑफ सनग्लासेस जो होता है वो इन्फिनिटिव, यानी फोकस जो होता है उसका इन्फिनिटिव होता है, इसलिए पावर उसका 0 होगा। सनग्लास का पावर 0 होता है क्योंकि फोकस इन्फिनिटिव होता है। अच्छा, तो इसलिए पावर 0 आएगा। चलिए अब कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस कि कैसे होता है, ये आप बाई फिगर देख सकते हैं सारी चीज़ें। ये फार्मूला लिखा है 1/f = 1/f1 + 1/f2। एक बार एक फोकस देखिए 20 सेंटीमीटर दिया है, दूसरा 40 दिया है, तो 1/20 + 1/40 यहाँ ये बराबर तब क्या आ जाएगा, 20 और 40 को जोड़ोगे तो 13.33 आ जाएगा। क्योंकि जब 20 और 40 का लासा लोगे, लासा पर एलसीएम आएगा 40। अब 40 से 20 से काटो, 20 दूना 40 यानी 2 होगा, 40 का नाम 40 3 हो जाएगा। तो यह आएगा क्या 1/f बराबर 1/f बराबर आ जाएगा 3/40। तो यहाँ से जब यफ बराबर निकालोगे, यफ बराबर जब निकालोगे तो यफ बराबर आ जाएगा 40/3, और इनको जो सॉल्व करोगे तो 13.33 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब देखिए कंडीशन, यानी यदि दोनों लेंस समान हो, यदि दोनों लेंस कॉन्वेक्स हो तो उसकी कन्वेंशन प्रॉपर्टी जो होगी वो इंक्रीज होती है और इनकी क्षमता भी बढ़ जाती है। इंक्रीज मतलब बढ़ती है, उनकी क्षमता भी बढ़ जाती है। यदि दोनों लेंस
कॉन्केव हो तो उसकी डाइवर्जिंग प्रॉपर्टी जो होती है इंक्रीज बढ़ जाती है और उनकी क्षमता भी बढ़ जाती है। ये आप देख लीजिए फिगर से। फिर कंडीशन दूसरा है, यदि दोनों लेंस असमान हो, दोनों असमान होंगे। अब इनके मतलब जानते हो क्या होता है कि जैसे मान लीजिए दोनों उत्तल उत्तल हैं या दोनों अवतल अवतल हैं, तब तो समान होंगे। दोनों उत्तल, एक अवतल हो एक उत्तल है, तब क्या होगा, फोकस जो है बड़ा होगा कॉन्वेक्स का कॉन्केव की तुलना में। फिर कॉन्वेक्स है, इसका फोकस कम होगा, इसके कंपेयर में डाइवर्टिंग होगा, कन्वर्जिंग प्लेन प्लेट। ये सारी चीज़ें यहाँ से देख लीजिए। फिर नेत्र दोष, रेटना, फिर उत्तल लेंस, ये सारी चीज़ें यहाँ से आप देख लीजिए। ये बाई फिगर सारी चीज़ें समझना है आपको, यहाँ से देख लीजिए। एक समय में एक ही डायमेंशन दिखाई देती है सिलेंड्रिकल लेंस बट्टे या इस लेंस का पावर एंगल या इनर्ट में होता। तो ये सारी चीज़ें आप देख लीजिए। फिर स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुम्बकीय तरंगों का स्पेक्ट्रम। वेव ये बिबग्योर, यहाँ से लेंथ के बारे में भैया, लेंस के बारे में मतलब बिबग्योर जो है उनकी डेंसिटी लिखी हुई आप, मतलब तरंग कितने होते हैं, तरंग वेग की स्पीड, ये सब सारी चीज़ें आप नोट कर लीजिए। एक एंगस्ट्रांग बराबर, देखो एंगस्ट्रांग में आंसर अगर दिया है तो एक एंगस्ट्रांग बराबर देखो कितना 10⁻⁻⁻। वेव है ब्रॉडकास्ट बैंड की है। ये सारी चीज़ें आप नोट कर लीजिए, वेवलेंथ जो है, या आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। भेदन क्षमता, ठीक है, ये प्रोपोर्शनल होता है 1/मास लेमडा के। इसको यल जो है इसको लेमडा बोला जाता है। ये क्या है, लेमडा बोला जाता है, या इनको ऐसे कर दो, ये लेमडा है। तो यहाँ पर स्कैटरेटिंग यानी विचलन जो होगा वो यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लेमडा के। फिर रेनबो में ऊपर की ओर कौन सा रंग होता है, ये सारी चीज़ें देख लीजिए। तो रेनबो में प्राइमरी रेनबो और सेकेंडरी रेनबो, बी यानी विबग्योर, देखो क्या लिखा जाता है, अभी वहाँ लिखा भी था विव ग्योर, विबग्योर। तो सबसे ऊपर क्या होता है वी, और सबसे नीचे क्या होता है रेड यानी लाल, वी मतलब वायलेट। फिर सेकेंडरी में क्या होता है, सबसे ऊपर रेड होता है, सबसे नीचे यानी जस्ट उसका अपोजिट ही होता है। तो यहाँ से भी ये तुम लोग के लिए इम्पोर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाता है। फिर वर्ण विक्षेपण क्या है, एक श्वेत प्रकाश का 7 भिन्न रंगों में, एक श्वेत प्रकाश का 7 भिन्न रंगों में टूटना वर्ण विक्षेपण कहलाता है। जैसे रेनबो का बनना, डायमंड, सीडी, प्रिज्म, ये सब जो हैं ये इसके एग्जाम्पल हैं, वर्ण विक्षेपण के एग्जाम्पल देख लीजिए। वर्ण विक्षेपण के देखिए, तो ये वर्ण विक्षेपण जो है, यहाँ से वर्ण विक्षेपण देखिए क्या है, वर्ण विक्षेपण एक श्वेत प्रकाश का 7 भिन्न रंगों में बढ़ जाना क्या वर्ण विक्षेपण कहलाता है। इसके लिए कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे रेनबो का बनना, डायमंड और प्रिज्म। ये एग्जाम्पल आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। डिफ्रैक्शन क्या है, प्रकाश के पथ में बाधा आने पर प्रकाश का अपने पथ से विचलित हो जाना प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। जैसे रेड कलर ऑफ स्काई, फिर बिफोर सनराइज, आफ्टर सनराइज, यानी रेड कलर ऑफ स्काई बिफोर सनराइज यानी सूर्य उगने के पहले और सूर्य अस्त होने के पहले आसमान का लाल कलर में यानी लाल रंग का दिखाई देना। तो किसके कारण होता है, विवर्तन क्या होता है, विवर्तन
के कारण होता है। विवर्तन है क्या? प्रकाश के पथ में बाधा आने पर प्रकाश का अपने पथ से विचलित हो जाना प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। व्यतिकरण इंटरफेरेंस यानी समान आयाम के प्रकाश के जोड़ने पर प्रकाश की तीव्रता बढ़ जाना तथा असमान आयाम के प्रकाश के जोड़ने पर प्रकाश की तीव्रता घट जाना क्या कहलाता है? व्यतिकरण कहलाता है। जैसे डीजे का या फिर गोल्डन कलर ऑफ स्नेल, ये सारे एग्जाम्पल हैं इसके। साउंड, यहाँ से साउंड से हम लोग कल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, मतलब ये सारी चीज़ें हम लोग तब चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में साउंड से। तब तक के लिए आप मेरे वीडियो को दूसरे दोस्तों और सहपाठियों को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस पर पहुँचाइए। धन्यवाद।